नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो आपकी बुक है ना बीएससी फर्स्ट सेम की। तो उसके आज आप क्या करोगे, थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उस यूनिट का नाम आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नाम है उसका, ठीक है। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डील्ड विद प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एज सेपरेट फिनोमिना। तो पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़ा है, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ना उनका आपने अलग अलग फिनोमिना पढ़ा है, ठीक है। प्रायर टू ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट थ्योरीज। जो आपका ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट था ना, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या होते हैं, आपके इंडिपेंडेंट थ्योरी होते हैं, ठीक है। The ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट था ना, वो क्या करता था, आपको इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका रिलेशन को एस्टैब्लिश करता था। इन 1865 द रिवोल्यूशनरी वर्क बाय मैक्सवेल ब्रॉट द टू इंडिविजुअल एंड seemingly unconnected phenomena of electricity and magnetism together into a coherent and unfilled theory। तो क्या बताया उन्होंने, 1865 में मैक्सवेल ने क्या किया, एक रिवोल्यूशनरी वर्क किया। और क्या किया, आपका दो इंडिविजुअल और सेमिंगली अनकनेक्टेड फिनोमिना था ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, उनको क्या किया, एक सोर्स मान के किया उसने, ठीक है। उनको क्या करा, एक साथ इकट्ठा करके उनको क्या कर दिया, कोहेरेंट कर दिया और अनफील्ड थ्योरी में उनको ला दिया, ठीक है। तो क्या किया था 1865 में, क्या किया मैक्सवेल ने काम किया, बहुत ही बढ़िया रिवोल्यूशनरी वर्क किया। और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होता है उनको एक साथ लेके एक कोहेरेंट और अनफील्ड थ्योरी बना दी, ठीक है। हिज थ्योरेटिकल वर्क शो दैट द मिसिंग लिंक कैन लीड टू द पोस्टुलेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इसने थ्योरेटिकल वर्क किया था ना, वो आपका क्या शो करता था, आपका मिसिंग लिंक शो करता था। और जो आपका एनर्जी ट्रांसमिशन का है ना, वो किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में, वो आपका क्या बताता था, एक पोस्टुलेट बताता है, ठीक है। एक पोस्टुलेट को लीड करता है, ठीक है। द मैक्सवेल डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुड ट्रैवल विद वेलोसिटी नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट लेड हिम टू कंक्लूड दैट लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज सजेस्टेड अर्लियर बाय फैराडे। तो मैक्सवेल ने क्या डिस्कवरी दी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ क्या करती है, उसी स्पीड से मूव करती है, उसकी स्पीड से, ठीक है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन लिखता है कि आपका लाइट भी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और वो इससे पहले फैराडे ने भी सजेस्ट किया था, ठीक है। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आपका इंट्रोडक्शन आपने क्या पढ़ा कि आप क्या करते हैं, आपने पीछे चैप्टर में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का अलग अलग फिनोमिना पढ़ा है। और इसमें आपके ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपके को क्या बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपकी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट थ्योरीज होती हैं। तो ओवरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश किया और इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताया, ठीक है। तो 1865 में मैक्सवेल ने काम किया और क्या किया, आपके दो इंडिविजुअल और सेमिकली अनकनेक्टेड फिनोमिना थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, उनको एक साथ करके उन्हें क्या कर दिया, एक कोहेरेंट और अनफील्ड थ्योरी दे दी, ठीक है। और वो थ्योरी क्या बताती थी, हमें बताती थी, उसका मिसिंग लिंक बताती थी, ठीक है। और वो क्या करती थी, एक पोस्टुलेट को लीड करती थी कि आपका जो एनर्जी ट्रांसमिशन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव की फॉर्म में आपका होता है, ठीक है। क्या होता है, आपका जो आपका एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है ना, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, मैक्सवेल ने डिस्कवरी दी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड के इक्वल मतलब वो करती है, मतलब जितनी आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ना, उसी स्पीड से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपकी लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। और उससे पहले ये सजेस्ट आपका फैराडे ने भी किया था, ठीक है। हो गया ये। तो अब देखो, अब आती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जनरल थ्योरीज। तो जनरल थ्योरी में आप क्या पढ़ोगे, देखो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फैराडे लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने पहले क्या पढ़ा है, आपने फैराडे लॉ पढ़ा है और इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके कंसिक्वेंस पढ़ेंगे, उनको आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो आपके कौन कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, आपके फैराडे लॉ को फॉलो करता है, गॉस थ्योरम को करता है,
गोज लागू करता है, एम्पियर सर्किट लागू करता है। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो ये आपके आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जनरल थ्योरीज में। ठीक है, ये आपके लॉ। तो देखो आपका पहला लॉ क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो आपका पहला लॉ क्या बताता है, क्या बताया करता है आपका फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या बताएगा, इट गिव द सर्कुलेशन और करल ऑफ ई रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड काजिंग ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसने क्या दिया, आपका जो करल ऑफ ई होता है ना, करल ऑफ ई आपका क्या करेगा, आपका प्रोड्यूस होगा, मतलब जब आपका क्या हो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और वो क्या काज करेगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा। ठीक है, इसने क्या बताया आपका, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना, और क्या करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और वो आपका क्या देगा, आपका करल ई देगा। ठीक है, हो गया। ये फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या देता है, ये में क्या देता, करल ई देता है किसके रिजल्ट में, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, क्या करता है आपका, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण चेंज होगा, आपका जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ठीक है, तो सिंपल ये हो गया, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण चेंज होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंज होता है, और जब ये चेंज हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, करल ई आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फैराडे लॉ फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, आपका ई इक्वल टू माइनस d∅dt होता है। ठीक है, और क्या होता है, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसका उसमें क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वही बताया इसने, ई इक्वल टू माइनस d∅dt। फाई आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और करली फाई अपन करली टी क्या हो गया, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद इन द एरिया एनक्लोज बाय द गिवन पाथ। इसके बाद देखो, द इंड्यूस ईएमएफ इन टर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गिवन बाय। तो आपका इंड्यूस ईएमएफ है, लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल हो गया, ई डी एल हो गया आपका। ठीक है, ये आपका क्या लाइन इंटीग्रल है, सॉरी सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो अब देखो ये और ये इक्वेशन की दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो आपकी राइट साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने राइट साइड दोनों कंपेयर करी तो आपकी ये आ गया। इसके बाद देखो, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है क्लोज सरफेस के लिए, आपका ये होता है फाई इज इक्वल टू BdS होता है। ठीक है, तो बी आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड है, DS आपका क्या है, सरफेस का एरिया है। ठीक है, इसके बाद देखो इसका हमने क्या कर दिया, दोनों साइड आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, टाइम के साथ कर दिया दोनों साइड, तो इसका डिफ्रेंशिएट आपका क्या हो, d∅dt हो गया, इसका करली बी अपॉन करली टी हो गया, सॉरी ये भी कर ली था, DS हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, आपका ये आपकी इक्वेशन है ना, इसको आप इसमें सोल्व करोगे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, क्योंकि इसकी राइट साइड इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो आपकी ये दोनों साइड इक्वल हो गई है। तो इससे आपका क्या पता चलता है, आपकी क्या हुआ, आपकी फैराडे लॉ की इंटीग्रल फॉर्म आ गई। ठीक है, और ये इसको और आप क्या कहते हो, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सवेल की इक्वेशन कह सकते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये किससे रिलेट करती है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है ना ओवर ए क्लोज पाथ, तो वो क्या होगा, आपका किसके इक्वल होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ बी इंटीग्रेटेड ओवर द एरिया इंक्लोज बाय द पाथ। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है ना, आपका किसके इक्वल होगा, आपका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, और वो इंटीग्रेट कर रखा है क्लोज सरफेस में। हो गया क्लियर, तो ये आपका क्या होगा, तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन हो गया था। तो इसमें हमने क्या किया था, आपका जो क्या करता है, आपका जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, करल ई आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस d∅dt होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपका जब फ्लक्स चेंज होता है ना आपका, तो आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। इसके बाद देखो आपका इंड्यूस ईएमएफ है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में, ई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आपका EDL लिख दिया आपने। ठीक है, इसके बाद देखो आपकी दोनों लेफ्ट साइड इक्वल हैं, तो आपकी राइट साइड भी इक्वल होंगी, कंपेयर करेंगे तो हम, तो आपकी ये आ गई। और आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है BdS का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपका ये हो गया।
आपको ने दोनों साइड क्या कर दिया, इनका डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के साथ, तो इसका d∅/dt हो गया, इसका सॉरी करली है, करली b/t हो गया, ds आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल आ गया, आपका इसके इक्वल आ गया, माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ करली b/t ds हो गया। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये आपकी फैराडे लॉ की इंटीग्रल फॉर्म को बताती है। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो आपका ये किससे रिलेट करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है ना, आपका किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद आती है आपके फैराडेज लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये आपकी क्या थी, इंटीग्रल फॉर्म थी, अब आपकी क्या आ गई, फैराडे लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। तो आपके स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका किससे रिप्लेस करते हैं हम, मतलब किस में चेंज करते हैं, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल में करते हैं। तो आपकी स्टोक्स थ्योरम ये होती है कि आपका लाइन इंटीग्रल को आप क्या कर देते हो, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास लाइन इंटीग्रल है, इसको आप सरफेस इंटीग्रल में चेंज करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल का साइन, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ल ही हो जाएगा। ठीक है, डेल क्रॉस ही आपका क्या होता है, कर्ल ds हो गया। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, लाइन इंटीग्रल से आपने सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो आपने EDL और पिछले में आपने किया था इंटीग्रल फॉर्म में आपका EDL आया था। ठीक है, ये EDL और ये EDL आपका क्या हो, इक्वल हो गया, तो आपकी दोनों की राइट साइड इक्वल हो गई, तो हमने इक्वल लिखा दी इसके बाद। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, आपका ds है, ds से आप ds कैंसिल कर दोगे और सरफेस इंटीग्रल से आपने सरफेस इंटीग्रल कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या बच गया, करल ए इजिकल टू माइनस करली b/t बच गया। ठीक है, और डेल क्रॉस ई को आपका क्या होता है, करली होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, डिफरेंशियल फॉर्म आ गई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक है, हो गया। तो वो आपकी क्या थी, इंटीग्रल फॉर्म थी, आपकी क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इसके बाद इसने क्या किया है, क्वालिटेटिवली आइदर फॉर्म, जो आपकी दोनों फॉर्म है ना, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म, वो फैराडे लॉ आपकी क्या करती हैं, रिप्रेजेंटेड होती है आपकी इक्वेशन 6.4 से और 6.8 से। और ये हमें क्या बताती हैं, ये आपको एक रीजन बताती है जहाँ पर आपका क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है टाइम के साथ और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो आपकी डिफरेंशियल फॉर्म आपकी क्या है, ये है, इंटीग्रल फॉर्म आपकी ये है। तो ये दोनों फॉर्म आपको क्या बताती हैं, आपको एक रीजन बताते हैं जहाँ पर क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होता है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है, न्यू नोट एच होता है, तो बी की जगह आपने न्यू नोट एच पुट कर दिया, तो आपका न्यू नोट क्या आपका कॉमन ले लिया आपने, तो कर लिया आपका क्या आ गया, माइनस न्यू नोट कर एच अपॉन कर ली टी आ गया। ठीक है, तो ये आपने और सोल्व कर दिया। ठीक है, थोड़ा है ये, तो आपकी इंटीग्रल फॉर्म होगी, आपकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, आपकी स्टोक्स थ्योरम होती है वो क्या बताती है, आपका लाइन इंटीग्रल को आपके का सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है, रिप्लेस करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसने लाइन इंटीग्रल ले लिया, वो आपका सरफेस इंटीग्रल से रिप्लेस हो गया, तो आपका क्या आ गया, कर्ल क्रॉस ही हो गया, मतलब कर्ल ही हो गया आपका, और ये सरफेस इंटीग्रल साइन हो गया। इसके बाद देखो आपका ये BDL है, ये BDL है, तो दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो आपकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, सॉरी लेफ्ट साइड इक्वल है तो आपकी राइट साइड दोनों की इक्वल होगी, तो ये आपका इसके इक्वल आ गया। तो इसके बाद इसने क्या कर दिया, सरफेस इंटीग्रल से आपके सरफेस इंटीग्रल कैंसिल कर दिया, तो आपके पास ये बच गया, ये आपका डेल क्रॉस ही आपका क्या होता है, कर्ल ही होता है। तो ये आपकी क्या आ गई, फैराडे लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इसके बाद देखो इसने क्या किया, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको क्या बताती है, ये तो आपकी इंटीग्रल फॉर्म बताती है, ये आपकी क्या बताती है, डिफरेंशियल फॉर्म बताती है। तो ये दोनों फॉर्म आपको क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एक रीजन को रिप्रेजेंट करती हैं जहाँ पर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है टाइम के साथ और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है आपका बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का क्या रिलेशन होता है, बी इजिकल टू न्यू नोट एच होता है। तो बी की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, तो कर लिया आपका क्या आ गया, माइनस कर्ल अपॉन टी कर ली टी, न्यू नोट एच आ गया आपका।
न्यू नोट कॉमन हो गया आपका, तो कर लिया आपका क्या आ गया, कर्ल एच अपॉन टी हो गया। ठीक है, हो गया ये। तो इसके बाद आपका आता है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हमें पता गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका सरफेस इंटीग्रल आपका क्या होता है, क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और लेकिन हमें पता है आपका रो आपका क्या होता है, सॉरी आपका क्या वो आपका चार्ज है वो आपका क्या होता है, रो डी होता है। ठीक है ना, तो देखो मैंने पढ़ा था आपका ये आपका रो है, तो रो आपका क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता था। और आपने सिग्मा पढ़ा था, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता था। ठीक है, जैसे आपने किया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें था पढ़ा था आपने। ठीक है, तो आप देखो ये आपका रो आपका क्या होता है, क्या वो डी होता है। तो आपने क्या कर दी, क्या की वैल्यू निकाल ली, तो रो डी हो गया, इसका आपका इंटीग्रल हो गया। ठीक है, तो क्या किसी का अपनी वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो क्या की वैल्यू आपने पुट कर दी, रो डी हो गया। तो ये आपकी क्या आ गई, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन आ गई, उसकी इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है ना ये, तो अब देखो आपने क्या किया, इतना हो गया था आपका। इसके बाद देखो आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को आपका क्या करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपका ये आपका सरफेस इंटीग्रल था, तो आपने ये क्या कर दिया, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये सरफेस इंटीग्रल था, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा, डेल ग्रेडियंट ई डी होगा, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है ना, तो अब देखो आपकी इक्वेशन 6.10 है, 6.10 है, तो आपका ई डी एस आपकी दोनों साइड इक्वल है। ठीक है ना, इसकी लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड। तो इसने क्या लिख दिया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इसने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिख दिया। ठीक है, कि आपका वॉल्यूम इंटीग्रल आपका किसके इक्वल होता है, इसके सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो इसमें आपने ई डी एस की वैल्यू पुट कर दी, ई डी एस की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दी, वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दिया, तो आपका ग्रेडियंट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल डॉट टी को आप डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और तो रो आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है ना, तो इसके बाद आपके पास एक केस है, जब आपका क्या हो, फ्री चार्ज रीजन हो, तो उसमें आपका रो क्या होता है, जीरो होता है, और डाइवर्जेंस ई भी आपका जीरो होता है। यदि आपका रो जीरो हो गया, तो आपका डाइवर्जेंस ई आपका क्या होगा, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन है ना आपकी क्या शो करती है, आपका गॉस लॉ को रिप्रेजेंट करती है, जो आपका क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। ठीक है, इन टर्म ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थ्योरम आपको क्या बताती है, इक्वेशन आपको बताती है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बताती है। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या कर दिया आपने, एनालॉगस इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका एनालॉग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या आएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल आपका क्या होता है, क्लोज पाथ में जीरो होता है। तो ये आपकी क्या आ गई, मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वेशन आ गई। ठीक है, हो गया ये। तो आपने क्या पढ़ा था, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है आपका क्या होता है, क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट होता है। और हमने पढ़ा आपका रो आपका क्या होता है, क्या ओपन डी होता है। तो क्या की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, और साथ में आपका सरफेस इंटीग्रल होगा, तो क्या की वैल्यू आपने पुट कर दी। और आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके इक्वल होता है, आपका सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो इससे पहले इक्वेशन में आपने ई डी एस की वैल्यू पुट कर दी, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू, तो आपका ये आपका पीछे वाले के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों साइड कैंसिल कर दिया, तो ये आपका आ गया डेल डॉट ई इजिकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और डेल डॉट टी को आप डाइवर्जेंस कहते हैं, और रो आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, इसके बाद देखो यदि आपका फ्री चार्ज रीजन हो, तो इसमें आपका क्या होगा, रो जीरो होगा, तो आपका डाइवर्जेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आपकी ये इक्वेशन है ना आपकी क्या शो करती है, आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताती है। ठीक है, हो गया। और किसके टर्म में, डाइवर्जेंस के टर्म में। तो इसके बाद इसने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड का एनालॉगस इक्वेशन निकाली इसने। ठीक है, हो गया। तो आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल आपका क्या होता है, क्लोज पाथ में आपका जीरो होता है। तो इसका डाइवर्जेंस बी का डाइवर्जेंस आपके पास क्या आएगा, जीरो आ गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में थी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड के केस में, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए हमारे साथ मास्टर ऑफ फिजिक्स में, ठीक है।